ये पार्शियल प्रेशर सेकंड प्रोडक्ट का और ये रिएक्टेंट के पार्शियल प्रेशर है विद देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये जो स्मॉल लेटर्स में ये उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इनको हमने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। अब हमें पता है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है फॉर पार्शियल प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर पार्शियल प्रेशर हमारा होता है पी एल रेज टू पावर एल, पी एम रेज टू पावर एम एंड देयर रिएक्टेंट्स। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है फॉर पार्शियल प्रेशर के लिए। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी। इसको हमने क्या लिख दिया, के पी, कि ये तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है पार्शियल प्रेशर के लिए। जो ये टर्म हमने यहाँ पे ओपन करके लिखे है तो इसको हमने कांस्टेंट की फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारे पास हो गया पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में फ्री एनर्जी चेंज। रिलेशन हो गया किसके बीच में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर पार्शियल प्रेशर एंड फ्री एनर्जी चेंज के बीच में। ये हमारा किसके लिए है, पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट के लिए। सेकंड, अगर मान लो हम मोलर कंसंट्रेशन लेके चल रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन लेके चलेंगे तो यहाँ पी की जगह पे सी हो जाएगा, ये सी होगा तो ये वाली टर्म के पी हमारे पास हो जाएगी के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर मोलर कंसंट्रेशन। इसी टाइप से जब एक्टिविटी के लिए लेके चलेंगे, एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास हो जाएगा, आगे वाली टर्म सेम रहेगी, माइनस आर टी एल एन सेम रहेगा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो चेंज होंगे, के ए। के ए हमारा एक्टिविटी कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एक्टिविटी। एक्टिविटी हमारी इफेक्टिव कंसंट्रेशन होती है, एक्टिविटी। नेक्स्ट, अगर हम मोल फ्रैक्शन की टर्म में लेके चलते हैं, मोल फ्रैक्शन ले लिया हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो मोल फ्रैक्शन ये के एक्स है यहाँ पे, तो मोल फ्रैक्शन की टर्म में ये हमारा हो जाएगा डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के एक्स। तो इस टाइप से हम फ्री एनर्जी का रिलेशन बता सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। अब वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा मोल फ्रैक्शन के लिए है, एक्टिविटी के लिए है, कंसंट्रेशन या फिर पार्शियल प्रेशर के होगा, उसके बेस पे हम इनका रिलेशन बता सकते हैं। फिर ये इक्वेशन याद करनी है इनमें। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ली कैटरलियर प्रिंसिपल। तुमने 12th में भी पढ़ा होगा ली कैटरलियर प्रिंसिपल क्या होता है। जैसे सिंपल अगर हम बात करते हैं, तुमने एक ये वाला चीज देख रखी हो, ये एक रोप है, इससे मान लो कोई भी गर्ल है, कोई भी लड़की, जिसे खेल दिखाने वाले आते हैं ना, एक लड़की बीच में खड़ी होके बैलेंस करने की कोशिश करती है। मान लो इधर से हवा आएगी तो वो उसके अपोजिट साइड बैलेंस करने की कोशिश करेगी, इस टाइप से। तो जो बैलेंसिंग होता है ना, बैलेंस होता है, इसी को हम ली कैटरलियर प्रिंसिपल बोलते हैं। मान लो किसी इसकी पोजीशन में चेंज आया, एक साइड से इसकी पोजीशन में चेंज आया, तो अपोजिट साइड से वो क्या करेगी, उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगी। तो इसी पे बेस्ड है हमारा ली कैटरलियर प्रिंसिपल। और हम ऐसे भी कह सकते हैं, मान लो हमने कोई चीज बढ़ा दी, इक्विलिब्रियम पे क्या है, तो मतलब इक्विलिब्रियम पे वो बैलेंस होता है, इक्विलिब्रियम पे। अब अगर तुम बैलेंस चीज के साथ छेड़छाड़ करोगे तो क्या होगा, वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसी बेस पे हमारा ली कैटरलियर प्रिंसिपल है। आप जो भी करोगे उसका अपोजिट हमारा सिस्टम करेगा। जैसे थर्मोडायनेमिक में हमने पढ़ा है ना कि हम जो करते हैं वो नेगेटिव होगा, सिस्टम जो करेगा वो पॉजिटिव होगा, इस टाइप से। तो ये हम जो भी करेंगे ना उसका अपोजिट काम हमारा सिस्टम करेगा। ये वाली चीज याद रखो कि मान लो आपने ये किया, तुमने कुछ चीज बढ़ा दी, तो सिस्टम क्या करेगा, उसको घटाने का काम करेगा। ली कैटरलियर प्रिंसिपल इसी पे बेस है। ये वाली चीजें याद रखो कि वो बैलेंस करने की कोशिश करता है, आप बढ़ाओगे तो वो घटाएगा, आप घटा रहे हो तो वो सिस्टम हमारा बढ़ाएगा, इस टाइप से। तो ली कैटरलियर प्रिंसिपल हमें ये कहता है, अगर कोई सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पे है और उसमें हम चेंज कर दे उसके वेरिएबल में, मान लो कंसंट्रेशन में करे, टेम्परेचर में, प्रेशर में, या नंबर ऑफ मोल्स में हम चेंज कर दे, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो इस तरीके से शिफ्ट होता है कि वो इस इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देता है, कि वो उस इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देगा। इफ ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू एनी चेंज इन वन और मोर वेरिएबल सच एज कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स, देन इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्ट इन सच ए वे सो एज टू अंडू द इफेक्ट ऑफ चेंज। उस चेंज को, उस इफेक्ट को नेग्लेक्ट करने के लिए इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। वो अब कैसे होगा, अभी हम जैसे ना चेंज करके देखेंगे, फिर हमें समझ आएगा कि कैसे हो रहा है। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज कर दें, कंसंट्रेशन चेंज के साथ हम ली कैटरलियर प्रिंसिपल को देखेंगे कि इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा। सपोज हमने कोई रिएक्शन ले ली, नाइट्रोजन थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन, वो हमें प्रोडक्ट दे रहा है ट्वाइस ऑफ अमोनिया। ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हमने कंसीडर कर ली। अब तुम ये देखो, मान लो अब हम ये काम कर रहे हैं, तुम ये देख के चलो, ये हमने एक केमिकल रिएक्शन ले ली,
N2 प्लस 3H2 हमें दे रहा है अमोनिया 2NH3। अब हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, ये हम काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम उसको कम करने की कोशिश करेगा। तो सिस्टम कैसे कम करेगा, उसको डिक्रीज करेगा। हमने रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ाई, तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन यहाँ बढ़ी है, तो सिस्टम क्या करेगा, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को कम करेगा। अब रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम कहाँ होगी, प्रोडक्ट साइड। दैट मीन्स हमारी रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इक्विलिब्रियम हमारा शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये ऐसे है कि मान लो ये हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, हमने रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को बढ़ा दिया। अब रिएक्टेंट तो हमारे इस साइड है, तो सिस्टम उसके अपोजिट काम करेगा, सिस्टम रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को घटाएगा। अब रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम कहाँ पे है, यहाँ पे है। प्रोडक्ट की साइड रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम है, तो क्या करेगा, जो हमारा इक्विलिब्रियम होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। कि मान लो हमने N2 की कंसेंट्रेशन को बढ़ाया, तो सिस्टम N2 की कंसेंट्रेशन को डिक्रीज करने का काम करेगा। अब यहाँ तो N2 की कंसेंट्रेशन मैक्सिमम है, लेकिन इधर हमारे पास अमोनिया, इधर नाइट्रोजन की कंसेंट्रेशन क्या मिनिमम होगी, तो सिस्टम उसके अपोजिट काम करेगा और हमारी रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये वाली चीज समझ आ रही है सबको? यस मैम। अब जैसे सेकंड हम मान लो N2 प्लस 3H2 हमने ये रिएक्शन फिर से लिख ली, 2NH3 दे रहा है हमें। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ना प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं। प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन को बढ़ाएंगे, हमने काम किया, तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम हमारे अपोजिट करेगा, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन को डिक्रीज करेगा। अब यहाँ से हमने प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ाई, तो सिस्टम कम करेगा। कम किस डायरेक्शन में होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे अमोनिया हमारे पास मैक्सिमम है, लेकिन इधर अमोनिया हमारे पास मिनिमम है। ये तो एड अप होके बना रहे हैं अमोनिया को, तो हमारा सिस्टम क्या करेगा, एक बैकवर्ड रिएक्शन देगा। मतलब जो हमारा इक्विलिब्रियम होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ये हमने ऐसे करना है, तो इसको हमने समराइज करके ऐसे लिखा है, इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट। अगर किसी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन में हम इंक्रीज करते हैं, तो इक्विलिब्रियम हमारा शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कि वो रिएक्शन हमारी जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस टाइप से। अगर हम कंसेंट्रेशन घटा रहे हैं, डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इस टाइप से करना है हमने, कि हम ये देखेंगे रिएक्टेंट बढ़ा रहे हैं या प्रोडक्ट बढ़ा रहे हैं, उस बेस पे हम इनके इफेक्ट को चेक करेंगे। तो ये हमारा है कंसंट्रेशन। इसमें ना हमने एक एग्जांपल लेके कर रखा है। जैसे सिंपल हमारे पास Fe3 पॉजिटिव FCN, ये हमारे पास FeCN बना रहा है। हमने ना क्या किया, Fe3 पॉजिटिव को कोई FeCl3 मान लो फेरिक क्लोराइड ले लिया, और HCN जो फेरिक क्लोराइड है उसका पेल येलो कलर है, ठीक है। HCN हमारे पास कलरलेस है। इन दोनों को मिलाया तो पेल येलो ना रेडिश ब्राउन डार्क कलर में चेंज हो गया, पेल येलो से रेडिश ब्राउन कलर चेंज हो गया। अब ये कैसे हुआ है वो हम देखेंगे। कि मान लो अगर इस रिएक्टेंट के अंदर हमने FeCl3 की कुछ ड्रॉप डाल दी, FeCl3 की ड्रॉप डालेंगे, तो दैट मीन्स Fe3 पॉजिटिव 3Cl नेगेटिव में होता है आयनाइजेशन। जो हमारे पास FeCl3 है वो क्या देता है, Fe3 पॉजिटिव 3Cl नेगेटिव, ये देता है हमारे पास। जैसे ही हमने FeCl3 की ड्रॉप इसमें डाली, इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ गई इस रिएक्टेंट की। हमने किया ये काम, तो सिस्टम उसको कम करने की कोशिश करेगा। सिस्टम क्या करेगा, अब रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ी तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। वो हमें प्रोडक्ट दे देगा FeCN का, जो रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है वो इसी वजह से आता है। अगर हम FeCl3 उसमें डालते हैं, जो कलर होगा सॉल्यूशन का वो डार्कन हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeCN2 पॉजिटिव। जो हमारे पास FeCl3 होता है उसमें क्या होती है, Fe3 की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, तो सिस्टम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है ताकि उसके इफेक्ट को वो कैंसिल करके। अब यहाँ से रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा इंक्रीज होगी, तो सिस्टम रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को कम करने की कोशिश करेगा। तो कम वो किस डायरेक्शन में करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जैसे यहाँ हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास Fe3 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन कम हो गई। अब मान लो, अब इसी में मान लो हमने KCN को ऐड कर दिया, KCN पोटेशियम साइनाइड को हमने इसमें ऐड कर दिया। अब KCN इसमें डालते ही क्या करने लगता है, KCN इसमें डालता है तो इनकी कंसेंट्रेशन बढ़ने लगती है। अब CN की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो सिस्टम CN की कंसेंट्रेशन को कम करने की कोशिश करेगा, तो वो किस डायरेक्शन में होगा, इस बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम। ये हमारा कंसेंट्रेशन के बेस पे है। सेकेंड है टेम्परेचर।
कि अगर हम चेंज इन टेम्परेचर देखें अकॉर्डिंग टू ली कैटरलियर प्रिंसिपल, तो वो हमारे पास कैसे काम करता है। सबसे पहले चेंज ऑफ टेम्परेचर हमारे पास डिपेंड करेगा कि हमारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। जैसे एक्सो का मतलब क्या होता है, हीट, हीट बाहर निकलना, हीट मतलब बाहर निकल रही है। एंडो का मतलब क्या हो रहा है, हीट अब्जॉर्ब हो रही है। हीट एंडो में तो अब्जॉर्ब होगी, एक्सो में हीट रिलीज होती है। अब तुमने ये चीज देखी होगी, हीट रिलीज हो रही है तो हम हीट को कहाँ लिखते हैं, प्रोडक्ट की साइड लिखेंगे। अगर हीट रिलीज होती है तो हम हीट को प्रोडक्ट की साइड लिखते हैं, लेकिन अगर हीट अब्जॉर्ब होती है तो हम हीट को किसकी तरफ लिखेंगे, रिएक्टेंट की साइड लिखेंगे। अगर हीट अब्जॉर्ब होगी तो हम रिएक्टेंट की साइड लिखते हैं, अगर हीट हमारी रिलीज हो रही है तो हम प्रोडक्ट की साइड लिखते हैं। अब मान लो ये हमें ना रिएक्शन देख के पता चल जाएगा कि वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक होगी तो हीट को हम प्रोडक्ट मान के चलेंगे कि हीट हमारा प्रोडक्ट है। अगर एंडोथर्मिक है तो हीट को हम रिएक्टेंट मान के चलेंगे एंडोथर्मिक के केस में। अगर हीट हमारी रिलीज हो रही है दैट मीन्स वो हमारा प्रोडक्ट है, अगर हीट अब्जॉर्ब हो रही है तो वो हमारा रिएक्टेंट होगा, इस टाइप से। आप जैसे एंडोथर्मिक की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ध्यान से समझना इसको। अब हम एंडोथर्मिक की बात करें, हमने क्या किया, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एनी सिस्टम। एंडोथर्मिक के केस में हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। टेम्परेचर एंडोथर्मिक के केस में N2 प्लस 3H2 हम ऐसे लिख रहे हैं, हीट एक बार इस तुमने इसी रिएक्शन को वापिस 2NH3 प्लस हीट, ये हमें दे रहा है N2 प्लस 3H2, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, हमें ये दे रहा है। अब जैसे हमने क्या किया, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एनी सिस्टम, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारी हीट भी बढ़ गई। हीट बढ़ी दैट मीन्स हमारा रिएक्टेंट बढ़ गया। रिएक्टेंट बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उस इफेक्ट को कम करने के लिए। जैसे एंडोथर्मिक के केस में हीट हमारा रिएक्टेंट होता है, एक्सोथर्मिक के केस में हीट हमारा प्रोडक्ट रहेगा। अब अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया दैट मीन्स हमने हीट बढ़ाई, हमने रिएक्टेंट को बढ़ा दिया। रिएक्टेंट को बढ़ाएगा तो सिस्टम उसके अपोजिट काम करेगा, उसकी कंसंट्रेशन को कम करने की कोशिश करेगा। तो इसकी कंसंट्रेशन कम किस साइड होगी, प्रोडक्ट की साइड, दैट मीन्स ये हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। समझ आ रहा है ये? यस मैम। ठीक है। अब जैसे सेकंड हम कर रहे हैं एंडोथर्मिक के केस में, हमने टेम्परेचर को घटा दिया, टेम्परेचर को हम कम कर रहे हैं। अब टेम्परेचर कम किस साइड होगा, इस साइड, प्रोडक्ट की साइड हमारे टेम्परेचर कम है, तो सिस्टम क्या करेगा, टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब टेम्परेचर हमारा किस साइड बढ़ रहा है, हीट हमारी किस साइड ज्यादा है, रिएक्टेंट की साइड, तो ये हमारी किस में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। एंडोथर्मिक के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, टेम्परेचर घटता है तो बैकवर्ड रिएक्शन होती है। अब सेम अगर हम एक्सोथर्मिक के केस में करें, एक्सोथर्मिक N2 प्लस 3H2 हमें दे रहा है 2NH3 प्लस हीट। एक्सोथर्मिक है तो हीट हमारा प्रोडक्ट रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट में इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, हम इसको और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्ट की साइड ही हम और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिस्टम उसके अपोजिट टेम्परेचर को घटाने का काम करेगा। टेम्परेचर अब किस साइड कम हो रहा है, रिएक्टेंट की साइड, तो वो हमें बैकवर्ड रिएक्शन देता है इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक। इक्विलिब्रियम हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इस टाइप से कि जैसे एक्सोथर्मिक में हीट हमारा एज ए प्रोडक्ट काम करता है, हमने टेम्परेचर बढ़ाया दैट मीन्स हमने हीट को बढ़ा दिया। अब हीट इंक्रीज हो गई दैट मीन्स सिस्टम उसके अपोजिट काम करेगा हीट को डिक्रीज करने का, तो हीट हमारी किस साइड कम होगी, रिएक्टेंट की साइड, तो जो हमारा इक्विलिब्रियम होगा वो बैकवर्ड रिएक्शन देगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, इस टाइप से। सेकेंड केस एक्सोथर्मिक के लिए कि अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें, अब टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर तो डिक्रीज इसी साइड है और टेम्परेचर ज्यादा किस साइड है, टेम्परेचर को हमने कम कर दिया, टेम्परेचर कम तो रिएक्टेंट की साइड है, ज्यादा हमारा किस साइड है, प्रोडक्ट की साइड, तो एंड जो हमारा इक्विलिब्रियम होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन देगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। ये इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्लियर है सबको, कि कैसे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में हमारी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन देगा। समझ आ रहा है क्या? बस ये ध्यान रखो कि एक्सोथर्मिक के केस में हीट हमारा प्रोडक्ट रहेगा और एंडोथर्मिक के केस में हीट हमारा रिएक्टेंट रहता है। आप जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। इस टाइप से याद करना है इसको।
अब उसके बाद है इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। अगर हम प्रेशर में चेंज करेंगे तो हमारे पास ली कैटरलियर प्रिंसिपल कैसे काम करता है। एक चीज तो सबको ही पता होती है कि प्रेशर का सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर होता है, गैसेस के ऊपर, फिर लिक्विड पे, और सॉलिड के केस में तो हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। जो प्रेशर इफेक्ट करता है गैसेस को सबसे ज्यादा करता है, लिक्विड में तो उससे कम हो जाता है और सॉलिड में नेग्लिजिबल हो जाता है, इस टाइप से। तो जो हमारे पास प्रेशर चेंज होगा उसमें वो रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं जिसमें हमारी गैसीय सब्सटेंस प्रेजेंट हो और जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ मोल्स में चेंज आए। जैसे दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, दो रिएक्टेंट मिलके तीन प्रोडक्ट बना रहे हैं, इस टाइप से नंबर ऑफ मोल चेंज होंगे। दैट मीन्स डेल एन हमारा जीरो नहीं होगा। डेल एन तो सबको पता होगा ना क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। डेल एन हमारा होता है जो उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनके बेस पे निकालते हैं। जैसे हमने सेम रिएक्शन लिया N2 + 3H2 2NH3 दे रहा है हमें। अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो कितने हो जाएंगे, कितने प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दो मोल है इसके, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 3 और 1 4, तो ये हमारा आ गया -2। दैट मीन्स वो जीरो नहीं है, डेल एन हमारा जीरो नहीं है इस केस में। तो ऐसे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, डेल एन होता है वो ऐसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, इस टाइप से। जैसे हमें इक्वेशन सबने पढ़ रखी है, पीवी इक्वल, पीवी हमारा क्या है, एनआरटी के इक्वल होता है। हमने ये मान लिया वॉल्यूम, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर हमारे कांस्टेंट है, तो दैट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे। अब ये कैसे इंक्रीज हम बोल रहे हैं, जैसे ये हमने कोई सिस्टम ले लिया, ये हम प्रेशर लगा रहे हैं, यहाँ पे n नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास प्रेजेंट है। जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे, अब प्रेशर हमने इतना कर दिया, पहले तो मान लो इसके पास 10 मोल थे, 10 मोल वो इतने ज्यादा वॉल्यूम के अंदर थे, अब वो 10 मोल हमारे पास वॉल्यूम कम हो गए लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तो इतने वॉल्यूम में इंक्रीज हो गए। पहले तो 10 जो मोल थे वो ऐसे थे, दूर दूर थे, लेकिन जैसे ही हमने ज्यादा प्रेशर लगाया तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो गए उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर। तो जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं उतना ही नंबर ऑफ मोल्स हमारा इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज इन प्रेशर, अगर हम सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इसको ना वैसे समझना। जैसे ही हमने प्रेशर लगाया तो इक्विलिब्रियम अब हमने इस तरफ कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, हमारे पास जो इक्विलिब्रियम होगा वो शिफ्ट होगा टुवार्ड्स लेसर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। अब हम इस तरफ लगा रहे हैं, मान लो इस तरफ हम प्रेशर लगा रहे हैं, नीचे की तरफ हमने प्रेशर लगाया तो क्या हुआ, टुवार्ड इस तरफ से हमने प्रेशर लगा दिया तो सिस्टम इसके अपोजिट काम इस तरफ करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। हमने प्रेशर बढ़ाया, वो प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स वो किस तरफ शिफ्ट होगा, जहाँ पे लेसर नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल है। लेस नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल तो इधर ही है, यहाँ तो ज्यादा हो गए। अब ये वाली चीज समझ आ रही है? सर हमने सिस्टम पे प्रेशर लगाया तो सिस्टम उसके अपोजिट काम करेगा, प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगा। प्रेशर को अगर ये ऊपर की तरफ काम करेगा तो ऑटोमेटिक प्रेशर तो कम होता जाएगा, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, टुवार्ड्स लेसर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। इस साइड तो क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास ज्यादा है और ऊपर की साइड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास कम है, तो सिस्टम टुवार्ड्स लेसर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल में शिफ्ट हो जाएगा। अब सेम अगर मान लो हम प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर को अब हमने कोई प्रेशर लगाया ही नहीं, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, अब वो उसके अपोजिट काम करेगा। ये प्रेशर को कम कर रहा है तो प्रेशर को बढ़ाएगा, अब प्रेशर को बढ़ाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, ग्रेटर नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो जो इक्विलिब्रियम होगा वो हमारा शिफ्ट होगा ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तरफ, की जिस साइड हमारे ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे। हमने प्रेशर को कम किया, प्रेशर को कम किया तो जैसे ये सारे बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल हो गए, तो सिस्टम उसके अपोजिट काम करेगा प्रेशर को बढ़ाने का। अब ये सिस्टम प्रेशर को बढ़ाएगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवार्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल। इस टाइप से करना है। अगर मान लो हमारे पास डेल एन ही जीरो है, डेल एन जीरो मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हमारे पास जीरो आ रहा है। कैसे, एक मोल हाइड्रोजन ले लिया, एक मोल आयोडीन ले लिया, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। डेल एन हम कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, दो मोल रिएक्टेंट के हैं, जीरो। ऐसे ही इसके केस में हो जाएगा, डेल एन हमारा जीरो आ गया। जब डेल एन की वैल्यू हमारी जीरो आती है तो उन रिएक्शन के ऊपर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं रहता इक्विलिब्रियम में।
क्योंकि अब नंबर ऑफ मोल्स ही जीरो हो गए तो इक्विलिब्रियम कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड, वो इक्विलिब्रियम पे ही रहता है। जो इक्विलिब्रियम होगा ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना बैकवर्ड डायरेक्शन में, वो हमारा इक्विलिब्रियम उसी पोजीशन पे सेट रहता है। ये क्लियर है सबको? यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अगर हम कोई, ये हम पता है कब कर रहे हैं, ये सारा काम हम तब कर रहे हैं, मान लो ये सिस्टम है हमारा और ये इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम का तो मतलब समझते होंगे सभी, यस मैम। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दोनों का रेट इक्वल हो, या हम सिंपल बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इस टाइप से ये स्टार्टिंग में ही हम इक्विलिब्रियम में कर चुके हैं। तो जब आप मान लो उस इक्विलिब्रियम के ऊपर हम किसी दूसरी एडिशन, किसी गैस का एडिशन करा रहे हो, और वो गैस कौन सी है? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस होगी, तो इनर्ट गैस हमारी कौन सी होती है? नॉन रिएक्टिव गैस, जिसकी कोई भी रिएक्शन नहीं। नॉन रिएक्टिव गैस में कौन सी आएंगी? हीलियम, नियोन, आर्गन, जैसे ये वाली गैस होती है। तो इनर्ट गैस का एडिशन कराएंगे, दैट मीन्स हमारे पास जो इनर्ट गैस होगी वो ना तो रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करेगी और ना ही वो प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन करेगी। हम एडिशन करा रहे हैं इक्विलिब्रियम पे किसी इनर्ट गैस का। इनर्ट गैस कौन सी होगी? नॉन रिएक्टिव गैस, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन हमारे पास ये वाली होगी। अब वो नॉन रिएक्टिव गैस है तो ना तो वो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगी ना ही वो प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करेगी। तो ना तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास रिएक्टेंट के बढ़ेंगे ना प्रोडक्ट की, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे। जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे। रिएक्टेंट के क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि रिएक्टेंट के साथ अगर मान लो रिएक्ट करती तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करती, वो रिएक्टेंट के साथ भी नहीं कर रही, दैट मीन्स रिएक्टेंट के मोल में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना प्रोडक्ट के साथ रही। तो इसका मतलब ना तो रिएक्टेंट के मोल बढ़ेंगे ना प्रोडक्ट के, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे इनर्ट गैस में। अब ये हमारे पास दो कंडीशन पे होता है। मान लो हमने वॉल्यूम कॉन्स्टेंट कर दिया, एक फिक्स वॉल्यूम हम लेके चल रहे हैं, देन अब उस सिस्टम के अंदर हमने पहले जो गैस थी वो प्रेशर लगा रही थी, ठीक है। जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा? वो तो इंक्रीज होगा। अब जैसे ये पहले से 3 गैसें थी, एक और इनर्ट गैस डाल दी। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा है, जो गैसेस होती हैं वो कंटेनर की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। जो टोटल प्रेशर होगा वो तो बढ़ेगा, लेकिन जो अब इसका प्रेशर में थोड़ी ना कोई चेंज आएगा। मान लो N2O2 और एक हमने हीलियम डाल दी, N2O2 डाल दी, ये तो नाइट्रस ऑक्साइड बना देंगे, और एक हीलियम, ये तो नॉन रिएक्टिव है, इनके साथ कोई रिएक्शन नहीं करती ना, इनके पार्शियल प्रेशर में कोई पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है इंडिविजुअल गैस का प्रेशर, कि नाइट्रोजन क्या प्रेशर लगाए, ऑक्सीजन क्या प्रेशर लगाए। तो इनका तो पार्शियल प्रेशर सेम रहेगा, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन टोटल प्रेशर में चेंज आता है। टोटल सिर्फ अगर कंपोनेंट के प्रेशर में चेंज आता है तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पे इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि इंडिविजुअल जो गैस का पार्शियल प्रेशर है उसमें कोई चेंज नहीं आया है, तो नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। अब वही सेम चीज अगर मान लो हम कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, 1 बार 2 बार हम ना फिक्स लेके चल रहे हैं, तो वॉल्यूम तो हमारा इंक्रीज होगा, क्योंकि मान लो जैसे पहले तो 2 गैस थी अब 3 गैस होगी, तो वॉल्यूम तो हमारा इंक्रीज हो गया। तो लेकिन एज ए रिजल्ट नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम विल डिक्रीज। नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे, अब कांस्टेंट प्रेशर हो गया, प्रेशर हमने फिक्स कर दिया, हम कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे। प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? हर जगह पे गैस के मॉलिक्यूल चले जाएंगे, तो जो एक पर्टिकुलर पर यूनिट वॉल्यूम गैस में होगा उसमें तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। जैसे मान लो अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम फिक्स हो गया, इतने वॉल्यूम में हमारे नंबर ऑफ मोल्स है, लेकिन हमने प्रेशर को ही कांस्टेंट कर दिया तो वॉल्यूम तो हमारा क्या हो गया? कोई वॉल्यूम फिक्स ही नहीं है, गैसेस मॉलिक्यूल तो हर जगह जाएंगे, दैट मीन्स हमारा जो पर यूनिट वॉल्यूम होगा नंबर ऑफ मोल्स वो हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। इसलिए अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे डिक्रीज हो गए, हमने नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर दिए, तो सिस्टम हमारा क्या करेगा? नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स जिस साइड बढ़ेंगे उस डायरेक्शन में वो शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम को। तो ये हो जाएगा हमारा हेंस इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर इंक्रीज, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। अगर मान लो डेल एन 0 ही हो गया तो उसके ऊपर हमारा कोई इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम पे। जैसे प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, इससे हम ये वाली चीज निकालते हैं कि जैसे लास्ट में हमने ये किया प्रेशर वाले में कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, जिस डायरेक्शन में जितने नंबर ऑफ मोल्स बढ़े, मतलब हमने प्रेशर बढ़ाया तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए,
उसके अपोजिट सिस्टम उनको कम कर रहा है। इसमें क्या होगा, वॉल्यूम जिस साइड वॉल्यूम का ज्यादा होगा उसी साइड नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे, वो उसी तरफ शिफ्ट होगा। इस टाइप से करना है। तो ये है हमारा एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। लास्ट इसी में हमारा एक और फैक्टर आता है, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का क्या इफेक्ट रहता है? सिंपल कैटालिस्ट ना सबको पता होता है। कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो ना तो रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट करता है ना प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है। अब वो रिएक्टेंट ना तो वो रिएक्टेंट के साथ ही रिएक्ट कर रहा है ना वो प्रोडक्ट के साथ ही रिएक्ट कर रहा है। दैट मीन्स उसका कोई भी इफेक्ट ही नहीं होगा इक्विलिब्रियम पे। अगर वो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो मतलब प्रोडक्ट ही फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, इसका मतलब यही हुआ। लेकिन वो ना तो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता ना प्रोडक्ट के, इसका मतलब उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम पे। कैटालिस्ट हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है सेम एक्सटेंट से। जो हमारा एक्सटेंट रहता है सेम, मतलब अगर मान लो 50% वो क्या कर रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन दे रहा है, तो 50% ही वो फॉरवर्ड रिएक्शन देगा। तो ये सिर्फ क्या करता है, उस इक्विलिब्रियम को अटेन करने में हेल्प करेगा फास्टर रेट से। मतलब इक्विलिब्रियम में बहुत जल्दी कोई भी, जैसे मान लो सिंपल ए टू बी बन रहा है हमारा, ये 2 घंटे में हो रही है। अगर मान लो हमने कैटालिस्ट डाल दिया, कोई कैटालिस्ट डालने से ये हमारे पास क्या हो जाती है, 10 मिनट में परफॉर्म हो जाती है। तो कैटालिस्ट का यही काम होता है, वो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है प्रॉपर रेट से, फॉरवर्ड में भी उतना ही और बैकवर्ड में भी उतना ही। तो उसका इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो ये है ली कैटरलियर प्रिंसिपल के चेंजेस की। अगर हम टेम्परेचर में चेंज करें, प्रेशर में, वॉल्यूम में, तो हमारे पास सिस्टम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। ये हमारा है ली कैटरलियर प्रिंसिपल के बारे में। अगर इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। ये डाउट है क्या किसी को? सबको समझ आ गया क्या? क्या वो आवाज नहीं आ रही क्या? किसी एक बच्चे को भी आवाज नहीं आ रही? आ गया मैम समझ। प्रिया की तो आवाज आई है, बाकी कोई बोल ही नहीं था। रीना, और मैं देखो पहले ही बता रही हूँ, ये जो बच्चे ना लेक्चर देख नहीं रहे, यूट्यूब वाले जो मैं वीडियो सेंड कर रही हूँ, मैं इनके ना असेसमेंट के नंबर नहीं लगाऊंगी कभी। बाद में कोई आगे जाए कि मेरे इतने कम लगे हैं, मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया, इस टाइप से। जो बच्चे मेरी क्लास रेगुलर अटेंड करेंगे, वीडियो देखेंगे जो मैं सेंड करती हूँ आपके पास, उसी बच्चे के मैं असेसमेंट नंबर लगाऊंगी। अगर ये लगे ना कि मैम झूठ बोल रही है, 31 तक हमें असेसमेंट नंबर देने हैं अपना, मैं तुम्हें ना वो स्लिप भेज दूंगी किसके कितने लगे हैं। तो ये सब बच्चों के लिए है। जो वीडियो में डालते हो वीडियो पूरी देखो, ये नहीं कि एक बार तुम, बहुत बच्चों ने ऐसे किया, मेरे को पता है उन सबका, कि लास्ट में रेड लाइन को आगे कर दिया और फिर मेरे पास स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया कि हमने पूरी देख ली। तो मेरे को बेवकूफ मत बना, वो तुम मेरे को नहीं बना रहे, अपने आप को बना रहे हो। तो इस सब के लिए है, कभी बाद में कोई बोले मेरे असेसमेंट के नंबर कम लगे हैं। पर्टिकुलर जो भी लेक्चर में मैं चाहे वीडियो सेंड करती हूँ या लाइव पढ़ाती हूँ, हर बच्चे ने रिस्पॉन्स करना है, नहीं तो फिर उसके नंबर नहीं लगेंगे। वो अब आपके ऊपर है। अगर किसी को डाउट है तो बता दो फिर। क्लियर है क्या ये? एक बार अपनी अटेंडेंस बोल दो आप जो प्रेजेंट है। रोल नंबर 12 मैम। रोल नंबर 12, रोल नंबर 13 मैम। 13, रोल रोल नंबर नंबर 4 3 मैम। मैम। रोल नंबर 3 3, रोल नंबर मैम। 4 मैम। भैया आवाज, रोल नंबर 4, यस मैम। 29 मैम। 29, 23 मैम। 23। किसी का रह गया क्या? ये इतने ही बच्चे हैं? 6 बच्चों की मैम रोल अटेंडेंस नंबर आई है। रोल नंबर मैम रोल नंबर 10 और 11 थे अभी तक, उनका नेटवर्क इशू है। 10 और 11, कोई नहीं, वो तो अभी इसमें ना टीच मीट में पता चल जाता है कि इस बच्चे ने कितनी देर अटेंडेंस तो ये लेक्चर लिया है। मैं उस बेस पे ही लगाऊंगी। कभी कोई ये सोचे लास्ट के 5-10 मिनट रह के हम अटेंडेंस लगवा लें, तो अभी मैं इससे चेक करके फिर लगाऊंगी। ठीक है, मैम पढ़ लेना भाई। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी रीना बोलो। मैम ये जो फ्री एनर्जी चेंज है
क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनियस, ये वाला आपने करवाया है क्या? मैं ना अभी मैं ये काम कर रही थी, इस चैप्टर में ना हमने बहुत सारे टॉपिक करने नहीं है, तो मैं उसकी ना Yes, एक ma'am. वीडियो बना के सेंड कर दूंगी, ठीक है? जिन पे कट लगा होगा वो करने नहीं है, वो आपने चेक कर लेना, ठीक है? Yes, हेलो, ma'am. हाँ मैं ना इसमें से देख के मैं आपको रिकॉर्डिंग वो सेंड कर दूंगी वीडियो, फिर आप चेक कर लेना जो टॉपिक करने नहीं है, ठीक है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके।